everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करेंगे जो कि पजल टेस्ट है। आपका क्लास नंबर 104 है। 103 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं रीजनिंग की। पहला जो क्लास हमने रीजनिंग के टॉपिक से रिलेटेड किया था वो हमने एनालॉजी किया था। Second topic that we had discussed, that is your classification, and then we had discussed your series completion, coding and decoding, and your blood relation. उसके बाद अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं that is your puzzle test. So already हमने 6th टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। रीजनिंग में मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर अप कराऊंगी। सो एज वी गो हेयर पजल टेस्ट में भी आज हम 87 क्वेश्चन से कवर अप करेंगे बिकॉज 86 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। इवन तो जो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास भी वीडियो पहुँचे, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो आवर वीडियो so that maximum and many people can get the information at once. Now moving on with the question that we have, a question number 87. Question is, first we have to frame out the question that what they said, then according to that we will be answering all the question as we had done before. The question number 87 is, a P, Q, R, S, T, S and T are sitting in a circle. तो of course ये सब एक circle में बैठे हैं, तो let we draw a circle फेसिंग एट द सेंटर। फेसिंग एट द सेंटर का मतलब है कि सब इस तरह से बैठे होंगे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। सो वी आर मार्किंग 1 2 3 4 एंड 5। okay, so they are facing at the center. It means they are seeing like this in the direction. R is immediate left of T. R is immediate left of T means अगर मान लो ये T है तो ये R होगा, ऐसा है इनका केस। P is between S and T, तो P जो है वो आपका S और T के बीच में है, तो ये T है, तो अगर यह P है तो ये S होगा। S P जो है वो आपका S और T के बीच में है। ओके, एंड देन हु इज़ द इमीडिएट, यू हैव टू से हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। आपको बताना है P इज़ बिटवीन S एंड T, हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। R इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, जैसा कि मैंने R इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T बनाया। उसके बाद P इज़ द बिटवीन S एंड T, P जो है वो S और T के बीच में है। एंड हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? तो पहले देखेंगे R हमारे यहाँ पे है। अब R के बाद बचे कौन? हमने P को प्लेस कर दिया, आपको S को प्लेस कर दिया, T को प्लस कर दिया, R को प्लेस कर दिया, बट वी हैड लेफ्ट विथ Q, तो Q यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ली। नाउ वी गोना डिस्कस कि हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है Q, B इज़ P एंड C इज़ S। तो R के लेफ्ट में आपका Q बैठा है। ओके, एंड द आंसर इज़ ऑप्शन ए। अगर कुछ बच्चों को लेफ्ट और राइट का कन्फ्यूजन होता है तब भी आप देखो आर के अगल बगल Q और T बैठा है, तो T तो ऑप्शन ही में नहीं है, दैट इज़ R। बट अगर आप इन द केस देखोगे लेफ्ट वाला लेफ्ट मार्जिन में आपका Q बैठा है, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, now with respect to this only we have a question number 88, that is to find the answer to the above question, which of the following statement can be dispensed with। ओके, तो आपको बताना है कि डिस्पेंस्ड कौन सा होगा। सो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यू कैन सी दैट आपका क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट ऑप्शन ए इज़ बी ओनली, ऑप्शन सी डी इज़ नॉन एंड ऑप्शन सी इज़ सी ओनली। तो इन द केस ऑल द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ डिस्पेंस्ड की तो सारे जितने स्टेटमेंट, देखो सारे स्टेटमेंट थे तभी हमने ये एक पर्टिकुलर डायग्राम को बनाया। अगर ये इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट मिस होता तो हमारा ये पर्टिकुलरली नहीं बन पाता कि हम वी कैन डिफाइन कि इसी तरह से होगा। ओके, सो इन दैट केस नन। Okay, dispense with none. Next question, that is question number 199 that we have is, so the next question is 89, that 6 friends A B C D E and F, तो ये 1 2 3 4 5 and 6, ये 6 friends हैं। they are sitting in a closed circle facing at the center, तो इनके लिए भी एक सर्कल बनेगा और ये 6 फ्रेंड्स हैं, तो ये 6 फ्रेंड्स सब टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। सो वी आर मार्किंग एज कि इस तरह से देख रहे हैं ये।
ओके ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जो प्रीवियस क्वेश्चन गया था वो भी सेम रिलेटेड था आपका उसी सेक्टर का। ओके सो क्लोज सर्कल फेस सेंटर एट सेंटर में कर रहे हैं, ए इज़ फेसिंग बी, तो ए जो है वो आपका फेस कर रहा है डी को। तो मान लो अगर ए यहाँ बैठा है तो जो डी होगा वो उसके सामने जस्ट बैठा होगा। ओके मान लो ये वाला है, क्लियर, ए इज़ फेसिंग द डी। ओके नेक्स्ट इज सी इज़ बिटवीन ए एंड बी, सी जो है वो बिटवीन है ए एंड बी, तो बी यहाँ होगा या यहाँ होगा, तभी सी को बैठाएंगे। तो एक जगह पे बैठा देते, ए सी जो है यहाँ पे ए एंड बी के बीच में बैठा है, ये एक साइड का सर्कल थोड़ा सा हमारा कंप्लीट हो गया। एफ इज़ बिटवीन ई एंड ए, एफ जो है ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में है, मीन्स जो आपका ई यहाँ होगा और आपका एफ जो होगा वो यहाँ होगा। इस तरह से कुछ बनेगा हमारा फिगर, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए इज़ बी, ऑप्शन बी इज़ डी एंड ऑप्शन सी इज़ सी। सो यू कैन सी दैट बी के जस्ट लेफ्ट पे कौन है, सी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90, ए बी सी डी ई and F are seated in a circle facing the center. Same for the same case for that next one also. Okay, सब center में देख रहे हैं. Okay, they are the 6 friends, so we can mark here as like this. सब center में देख रहे हैं, it means we can put the arrow so that we can get to know कि ये सब किधर देख रहे हैं. फेसिंग द सेंटर, डी इज़ बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी के बीच में है डी, तो डी एफ एंड बी के बीच में है, इसका मतलब है अब मान लो मैंने यहाँ पे डी लिया तो ये एफ बना देती हूँ, इनको बी बना देती हूँ। ओके एफ एंड बी के बीच में है डी। ओके डी ए इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके सो हियर यू कैन सी दैट इन्होंने बोला है कि ए जो है वो आपका सेकेंड लेफ्ट है। ओके तो ए डी के बीच, डी के लिए ए इज़ द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, तो पहला लेफ्ट एफ हो गया एंड सेकेंड लेफ्ट आपका ए हो गया। ठीक है इसके क्वेश्चन के हिसाब से। एंड द सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई मतलब पहला राइट टू बी हो गया, यहाँ पे आपका ई हो गया। ओके इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड, नेक्स्ट बचा क्या, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, इसका मतलब है जो सी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लेस होगा। ओके अब इन्होंने बोला है हु इज़ फेसिंग ए को कौन फेस कर रहा है, तो ए कहाँ है, ए ये है, इनको फेस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आपका बी, ऑप्शन बी इज़ डी एंड ऑप्शन सी इज़ एफ। ये बैंक पे के क्वेश्चन पेपर पूछा गया एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो मेरे हिसाब से अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इधर इन द कॉम्पिटिशन इधर फॉर द प्रैक्टिस, अगर आप डायग्राम को पहले बना ले रहे हो क्वेश्चन को समझ के, देन आई थिंक दैट इज़ बेटर, क्योंकि उस डायग्राम के थ्रू आप आंसर कर सकते हो बहुत इजी। फिर चाहे उसके एक पार्ट हो चाहे सब पार्ट्स हो, उसको आप बहुत इजीली आप उसको आंसर कर सकोगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। पजल टेस्ट में तो हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई डायग्राम फीचर्ड होगा, तो उसके लिए आपको उसको पहले समझना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर। जैसे कि देखो मैंने पहले ये डायग्राम बनाया, अब उसमें मुझे मल्टीपल कितने भी क्वेश्चन पूछ के will answer that in an easy manner. So now moving on with this, who among the following is facing D? D को कौन फेस कर रहा है, तो पहले भाई D को ढूंढो, D ये है, D को फेस कर रहा है C, तो ऑप्शन ए है A, B is C and C is E, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन C will be the right answer। तो आप देख सकते हो कितने इजीली हम आंसर्स को कर सकते हैं। Now question number 92 that we have 8 friends A B C D E F G and H, ये 8 friends हैं आपके। okay these were the 8 friends are sitting in a circle facing at the center, same concept। B is sitting between G and D, H is the third of the left of B and second and the right of the A, C is sitting between A and G and B and E are not sitting opposite to each other। तो इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं while having an option। सो हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, आपको थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी बताना है। तो इसके लिए पहले तो आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। बोला गया था बी इज़ बिटवीन जी एंड डी, बी जो है जी एंड डी के बीच में है, इसका मतलब बी जो है, पहले मैं सीक्वेंस एक बनाती हूँ, बी जो है वो जी और डी के बीच में है। एंड इफ़ द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड द सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो उस हिसाब से मेरे अगर यहाँ पे 8 फ्रेंड्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके हो गए। तो बी जो है आपका वो आपका जी और डी के बीच में है। ओके सो बी लिख लेती हूँ, बी कहाँ गया आपका, जी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ओके
अब बोला गया है ए इज यू नो द राइट ऑफ ए, तो ऑफ कोर्स ए यहाँ पे हो गया, और जो एच है वो आपका जो लेफ्ट है वो एफ एच हो गया। तो ये नेमिंग की गई है। इसमें कुछ डेटा आपके फॉर्म एक सर्कल बना रहे हैं जहाँ पे सी जो है वो ए और जे के बीच में है। ओके, सी जो है वो ए और जी के बीच में, तो सी अगर ए जी के बीच में है तो इसका मतलब ए यहाँ पे होगा। ओके, तो इसका जो ऑल टोटल सर्कल बनेगा एंड सी इज बिटवीन ए एंड एच एंड दस द फाइनल अरेंजमेंट बिकम्स लाइक दिस। ए है, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ई बनेगा। ओके, इसका एक तरह से मैं दूसरी जगह बना देती हूँ तो दैट विल बी गेटिंग इन एन ईजी वे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ओके, यहाँ पे देख लो इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ये 8 सीटिंग का अरेंजमेंट है, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द 6-1। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ए और डी के बीच में ई था, ए है और यहाँ पे डी है, इसके बीच में ई है। ओके, फिर यहाँ पे सी था। ओके, देन सी जो, क्योंकि सी जो है वो बिटवीन है ए और एच के, तो ए ये रहा तो एच यहाँ होगा। ओके, उसके केस के हिसाब से जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट था वो एच था, उसके बाद यहाँ पे हमारा जी था, तो जी था, और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, यहाँ पे बी था, तो ऑफकोर्स जो रिमेनिंग बचा वो एफ है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन बोलते हैं हु इज़ द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी का थर्ड लेफ्ट कौन है? 2 3 एफ, एफ जो है वो आपका थर्ड लेफ्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज़ एफ, बी इज़ ई एंड सी इज़ ए, तो ऑफकोर्स एफ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। ई देखते हैं, दोनों केस को देखते हैं, सी जो है वो थर्ड है क्या राइट डी के? एक 1 2 3, हाँ थर्ड राइट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट मतलब सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं। ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में क्या हमारा ई है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Now moving on with the next question that we have, a question number 94. A group of 8 members, एक group of 8 members है sitting in a circle, ये भी सर्कल में बैठे हुए हैं भाई, इनको सिर्फ सर्कल में बैठाना है। D is between A and F, D जो है वो आपका A और F के बीच में है, ठीक है। A and is opposite to G, वो G के opposite है। E is the right of A but not on the left of the C, whose right hand neighbor of G, B enjoys every having H to the left and B F is his right. Find the member who is diagonally opposite to A. ये सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे सही होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थोड़े से बन जाते हैं। तो ठीक है, मैं 8 सिटिंग अरेंजमेंट कर देती हूँ। दिस वर द 8 अरेंजमेंट्स। तो बोला गया था क्लियरली, उन्होंने बोला है कि सर्कल का अरेंजमेंट जो होगा, उन्होंने बोला है पहले वाले में ए एंड एफ इज अपोजिट टू जी। ए एंड एफ अपोजिट टू जी का मतलब है ए अगर यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट होगा जो वो जी होगा। चलो यहाँ बैठा देते हैं इनको। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है ई इज़ द राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए का मतलब है ए जो है उनके राइट पे ई है, ए के राइट पे ई है, ठीक है। बट ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी का मतलब यहाँ पे सी है। whose right hand neighbor is G, राइट हैंड नेबर उनके G है, ठीक है, इसका मतलब हमने पुटिंग अच्छी की है। B enjoys having H, B enjoy कर रहे हैं H को अपने पास रख के, तो B यहाँ है तो H यहाँ है, क्योंकि वो उनके राइट हैंड साइड पे है। जी बी इंजॉयज हैविंग लेफ्ट टू लेफ्ट पे, इसलिए ये इंजॉय कर रहे हैं। एफ इज ऑन द राइट, एफ यहाँ राइट पे, ठीक है, सही चल रहा है। फाइंड द मेंबर हु इज डायगोनली अपोजिट टू ए। ए हो गया, देन बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है, तो डी यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। अब बोला गया डायगोनली अपोजिट टू ए, डायगोनली ए यहाँ पे है, तो इनके डायगोनली अपोजिट है जो वो एच है। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी सी जी एंड ऑप्शन सी इज H. So of course H will be the right answer, and this question is asked in your central exercise question paper. Now moving on with the next question, that is your 95th question. There are 7 books, one each on psychology, Hindi, English, sociology, economics, education, accountancy, lying on a table on an above one another. Okay, sociology in the top of all the books. Accountancy is immediately below the education and the immediate below sociology. Economics is immediately above psychology but not in the middle. Hindi is the immediately below psychology.
ये यूटीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं ओके, तो आपको बताना है कि आप पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज बिटवीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इकोनॉमिक्स किस दो बुक के बीच में है। तो इसके कॉन्सेप्ट में बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, सोशियोलॉजी जो है वो टॉप है ऑल बुक्स के, तो सोशियोलॉजी को सबसे ऊपर रख देते हैं यहाँ पे ओके। अकाउंटेंसी इज इमीडिएट बिलो एजुकेशन विच इज इमीडिएट बिलो सोशियोलॉजी ओके। एजुकेशन है, फिर उसके बाद जस्ट बिलो कौन सा है, अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबोव साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडल, साइकोलॉजी के ऊपर है पर मिडल में नहीं है। साइकोलॉजी को ले लेती हूँ, साइकोलॉजी अगर यहाँ है तो ये जस्ट आपका आपका इकोनॉमिक्स हो गया। हिंदी इज द इमीडिएट बिलो एंड साइकोलॉजी, हिंदी जो है वो इमीडिएट बिलो है साइकोलॉजी के, तो हिंदी ले लेती हूँ यहाँ पे ओके। सो इन द इकोनॉमिक्स इज इन बिटवीन इट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, तो हिंदी जो है सॉरी इकोनॉमिक्स जो है वो इंग्लिश और साइकोलॉजी के बीच में है। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, बी इज साइकोलॉजी एंड हिंदी, तो दैट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि इंग्लिश और साइकोलॉजी के बीच में आपका इकोनॉमिक्स है। बुक सीक्वेंस के हिसाब से ही हम बनाएंगे। अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले हमारा साइकोलॉजी था, सॉरी सोशियोलॉजी था, फिर एजुकेशन बुक था, उसके बाद अकाउंटेंसी थी, उसके बाद आपका इंग्लिश था, एंड देन यू हैव योर नेक्स्ट बुक इज योर इकोनॉमिक्स ओके, इंग्लिश इको ओके, एंड देन यू हैव योर साइकोलॉजी बुक एंड देन ऑफ कोर्स योर हिंदी। तो इसके लिए इंग्लिश जो है वो आपका इकोनॉमिक्स और साइंस के बीच में है। Now moving on with the next question that with reference to this only, this is your question number 96, which three books are between accountancy and Hindi, कौन सी तीन बुक है जो अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में है। तो अकाउंटेंसी आपका ये रहा और हिंदी आपका ये रहा, तो उसके लिए बीच में कितनी बुक्स है, एक है आपकी इंग्लिश, एक आपका इकोनॉमिक्स और एक आपका साइकोलॉजी। तो आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी एजुकेशन एंड इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, तो इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question that we have your question number 97 here. Now talking about your question number 97 that we have to discuss here. If sociology and English, accountancy and Hindi and education and psychology interchange with positions, then which book will be between psychology and sociology? तो अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हो इन बुक्स की तो आपकी क्या होगी, पोजीशन न्यू पोजीशन क्या होगी, सो न्यू सीक्वेंस होगा। उस हिसाब से अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो पहले इंग्लिश आएगा ओके है, आई एम राइटिंग इन द सीक्वेंस, इंग्लिश आएगा पहला तो ठीक है, उसके बाद क्योंकि इंटरचेंज किया देन फिर साइकोलॉजी होगा, फिर हिंदी होगा, देन सोशियोलॉजी, देन इकोनॉमिक इको एंड देन एजुकेशन एंड देन ऑफ कोर्स योर अकाउंटेंसी, क्योंकि हमने इंटरचेंज किसके साथ किया है, जहाँ पे पहला आपका सोशियोलॉजी से इंग्लिश इंटरचेंज हो गया, अकाउंटेंसी से हिंदी इंटरचेंज हो गया एंड देन एजुकेशन से साइकोलॉजी चेंज हो गया ओके। सो इस वजह से इस तरह से होगा एंड देन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। आपको बताना है विच बुक विल बी बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में कौन सी बुक है, तो यू आर सीइंग दिस इज हिंदी बुक, so option A is Hindi, B is psychology, C is accountancy, the answer will be Hindi. Next question, that is question number 98 that we have. In a shop, the items were arranged in a shelf consisting of 6 rows. Biscuits are arranged in the above of tins of the chocolate, but below the rows of the packet of chips. Cakes are at the bottom and the bottles of peppermints are below the chocolates. The topmost row had the display of jam bottles. Where exactly are the bottles of peppermints? Mention the place from the top. ये सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए है फोर्थ, बी इज फिफ्थ एंड सी इज थर्ड। सो नाउ यू हैव टू अरेंज दिस ओके, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर ऑल द सीक्वेंस। तो पहले तो सीक्वेंस हम देखेंगे टॉप से लेके, पहला वाला आपका है जैम बॉटल्स का सीक्वेंस ओके, देन यू हैव योर चिप्स and then you have your biscuits, then you have chocolates, then you have peppermints and then you have a cake. इस तरह से सीक्वेंस है। अब बोलना है, पूछा है इन्होंने mention the place from the top, तो आपको बताना है mention the place from the top,
तो आपका बताना है, आपको प्लेस किसका बताना है एग्जैक्टली। द बॉटल ऑफ पेपरमिंट्स, पेपरमिंट्स आपका यहाँ पे है। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपका पोजीशन क्या है, पेपरमिंट का 5th पोजीशन है। सो द ऑप्शन इज 4th, B is 5th and C is 3rd, and the option B will be the right answer. Now moving on with the next, that is your 99th. A pile of reading a material. There are novels, storybooks, dramas and comics. Every novels and drama next to it. Every story book has a comic next to it, and there is no storybooks next to novel. If those be novel at the top of the number of books be 40, the order of the books in the pile. ये आपका होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Okay, so there were the novel books, so you have to write on according to the sequence. So उसके हिसाब से अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले आपका नोवेल बुक है. ओके, देयर इज अ नोवेल बुक. ओके, उसके बाद आपका ड्रामा बुक है, देन यू हैव योर स्टोरी बुक, देन यू हैव कॉमिक. तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ इसके आपके सीक्वेंस के हिसाब से, अगर आपका नंबर ऑफ बुक्स 40 है तो ऑर्डर ऑफ बुक्स इन अ पाइल क्या होगा, NDSC. तो ऑप्शन विल बी NSCD. Option B is CSNDN and NDSC. So option C will be the right answer. Now moving on with the question, that we have a question number 100. So we had completed the century, of course, for this puzzle test. Okay, so here it is. This is the question that we will discuss in the next class, hopefully. Okay, we'll discuss some of the questions. The 100th question: 7 books are placed one above and the other in a particular way. History book is placed exactly above civics books. Geography book is 4th from the bottom and English book is the 5th from the top. There are 2 books in between civics and economics books. Okay, now, so how many books are there between civics and science books? To answer this question, which other extra information is required, if any, from the following? ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. So for this question you have to first arrange the sequence. तो पहला आपका history book है, then you have your civics books, then you have geography, then you have English and then you have economics. सो आपको बताना है अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इफ एनी फ्रॉम द फॉलोइंग. तो ऑप्शन ए है देयर आर 1 बुक बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस बुक एंड देयर आर 2 बुक्स बिटवीन ज्योग्राफी एंड साइंस. ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक बुक है इंग्लिश और साइंस के बीच में. तो देख सकते हैं आप, एक इंग्लिश ये है और आपका साइंस. ओके, विद रेफरेंस टू दैट आपका जो है साइंस बुक का वो सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. ओके, सो उसके हिसाब से हम जो नेक्स्ट बुक होगी वो साइंस की ही लेंगे, क्योंकि इंग्लिश ये रही और साइंस यहाँ पे होगी नेक्स्ट बुक. ओके, next question is the 101 question. Out of the following, which 3 books are kept above English? Okay, and to answer this question, which are the other information if any is required? 3 बुक्स कौन सी है? तो ऑफकोर्स आपको दिख रही है, जोग्राफी है आपकी, या सिविक्स एंड हिस्ट्री है. तो हमें इसमें कोई अनदर इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड है. तो ऑप्शन ए है द साइंस बुक इज प्लेस एट द टॉप. नो, we don't want. No other information is required. Yes, no other information is required because they are the 3 books above your English. Okay, now next question, that is question number 112th question of the puzzle test. Here you can see the question. In a pile of 10 books, यहाँ पे 10 books in total, there are 3 books of history, 3 books of Hindi, 2 books of mathematics, 2 books of English. तो आपकी 10 है टोटल. तो 3 + 2, 3 + 3 6 7 8 9 10. इट मीन्स टोटल आपकी बुक्स हो गई. टेकिंग फ्रॉम द अबव, देयर आर द इंग्लिश बुक्स बिटवीन हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. इंग्लिश बुक जो है वो आपका हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में है. एंड हिस्ट्री बुक बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बुक, एंड हिंदी बुक इज बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स बुक्स जो है वो आपके 2 हिंदी बुक्स के बीच में है. 2 हिंदी बुक्स बिटवीन मैथ्स एंड हिस्ट्री, a book and book of which subject is the 6th position from the top. तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगा. तो इसका एक्चुअल जो सीक्वेंस आपको बनेगा उसके हिसाब से हम अगर लिखते हैं तो पहले तो देखो ऑप्शन की बात, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, इसमें ऑप्शन ए है मैथमेटिक्स, बी इज़ इंग्लिश एंड सी इज़ हिंदी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बेसिकली 2 बुक्स जो सिटिंग अरेंजमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा. पहला आपका आएगा, ओके इट इज़ नॉट विजिबल, या here it is. So पहला आपका आएगा your the English, maths, the English, economics और हिंदी, maths and
इस तरह से कुछ सीक्वेंस आएगा। इसको भी अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें दूसरी तरह से सीक्वेंस मिलेगा, जिसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एंड द ऑप्शन विल बी द हिंदी, बिकॉज मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड हिंदी, द ऑप्शन इज हिंदी विल बी द राइट आंसर। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give your suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And for this case you can say that here starting from the above that English is between the history and the mathematics. So you can say that जो हिंदी है वो आपका इंग्लिश और मैथ्स के बीच में है। फिर बोला गया था हिस्ट्री बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश, तो हिस्ट्री जो है वो आपका मैथ्स और इंग्लिश के बीच में है। ओके, मैथ्स और इंग्लिश के बीच में है। उसके बाद उन्होंने सीक्वेंस बनाया, तो हम उसको लेके चलते रहेंगे विद रेफरेंस टू दैट, तभी हमको ये सीक्वेंस मिलेगा। हमें इसकी बातों को लेके चलना पड़ेगा, तब हम इस सीक्वेंस तक पहुंचेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन और कमेंट बॉक्स। थैंक यू।